अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सिमेंटिक्स पढ़ रहे हैं। 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, सिमेंटिक्स इज अ स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ लेक्सिकल आइटम्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग इन सिमेंटिक्स। जो कल का हमने लेसन पढ़ा था उसका एक शॉर्ट समराइज कर रही हूँ बेटा। इसको देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्चुअल, then connotative, then stylistic, affective, reflected, collocative and thematic meaning। ये 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स हैं जो कि हम देखते हैं, जिसमें सिमेंटिक क्या है, एक मीनिंग है लेक्सिकल आइटम्स का और अदर पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या है, लेक्सिकल आइटम्स हैं और ये 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स हैं इन सिमेंटिक्स, जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स देखते हैं, कॉनोटेटिव मीनिंग्स देखते हैं जैसे हमने कल भी पढ़ा, स्टाइलिस्टिक देखा, effective देखा, reflected देखा, collocative और thematic meaning देखा। This study focuses on only 2 of the types of meaning, conceptual meaning and connotative। और ज्यादातर जो स्टडी है वो फोकस करती है 2 टाइप ऑफ मीनिंग, 2 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स के ऊपर। नंबर 1 जो है वो उसकी कॉन्सेप्चुअल है और नंबर 2 कॉनोटेटिव है। ठीक है, जो हम कॉनोटेट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग मीन्स लॉजिकल, कॉग्निटिव और डिनोटेटिव। ठीक है, जैसे कल हमने इसको कॉन्सेप्चुअल को डिनोटेटिव यानी कि किसी को डिनोट कर देना, किसी को कॉन्सेप्ट दे देना, तो वो क्या है, बेसिकली हम लॉजिकल, कॉग्निटिव या कॉनोटेटिव कंटेंट। ठीक है, इससे मुराद ये है। It is based on 2 structural principles which are contractiveness and constituent structure in a scientific way। और ये क्या है, ये बेस करता ऑन 2 स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल, 2 स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल से, एक तो कॉन्ट्रैक्टिवनेस है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर है, एक साइंटिफिक वे में। इट इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम definitions refined in dictionaries and the appearance of these lexical items। और इसमें हम क्या कहते हैं, ड्राइव किया जाता है इसको डेफिनेशंस जो कि हम डिक्शनरीज में देखते हैं और जो अपीयरेंस है इन लेक्सिकल आइटम्स की। We give these lexical item feature constituent structures और हम इनको जो है लेक्सिकल आइटम्स जिनको कि हम आइटम फीचर जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, एंड एलिमिनेट अदर विच आर नॉट प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टिवनेस स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने बात ही क्या की थी कि एक कॉन्स्टेंट हम बेस करते हैं 2 स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल पे, एक कॉन्ट्रैक्टिवनेस है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो लेक्सिकल आइटम फीचर्स हैं और कॉन्ट्रैक्टिवनेस स्ट्रक्चर क्या है, एलिमिनेट अदर विच आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जो ऐसे फीचर्स जो कि प्रेजेंट नहीं होते। द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिव फीचर। ठीक है, हम देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल मीनिंग जो है इन टर्म्स ऑफ कंट्रास्टेड फीचर के तौर पे देखा जाता है, डिपेंड ऑन गिवन लेक्सिकल फील्ड, जो कि गिवन लेक्सिकल फील्ड होती है। सो दैट फॉर एग्जांपल द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीमेन कुड बी स्पेसिफाइड एज। अब यहाँ पे देखिए कंट्रास्टेड फीचर क्या है, इसका इसका फीचर क्या है कि ह्यूमन है, एडल्ट है और प्लस मेल है। इन केस ऑफ अगर तो वो मैन है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैन, व्हिच कुड बी डिफाइंड एज प्लस मैन प्लस एडल्ट प्लस मेल। यहाँ पे बेटा मेल की जगह फीमेल कर लीजिएगा। ठीक है, जो फीमेल है, जो फीमेल है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि वो ह्यूमन भी है, एडल्ट भी है और फीमेल है। और जो कि डिस्टिंक्ट है, जो कि इन कंट्रास्ट हम उसको मैन के मुकाबले में देखते हैं कि वो जो है मैन तो ह्यूमन है, एडल्ट है और मेल है, तो इनमें जो कंट्रास्ट है वो मेल और फीमेल का है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, इसको आप यूं प्लस फीमेल भी लिख सकते हैं और माइनस मेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने साइन दिया हुआ है माइनस मेल और प्लस मेल, यानी कि वो मेल नहीं है और यहाँ पे वो मेल है। इसको यहाँ पे अगर आप प्लस फीमेल भी करते हैं तो वो भी आपका जो लेक्सिकल एक फील्ड में जो लिखा जाता है वो इसी तरह से लिखा जाता है। इनको हम सिमीन भी कहते हैं, जो हमने कल पढ़ा था। तो मैन इज इनकम्पैटिबल विद वीमेन बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर विच इज मेल फीचर। और मैन जो है इनकम्पैटिबल है विद वीमेन, जो कि डिस्टिंक्ट फीचर है, जो कि मेल फीचर है। द सेकंड प्रिंसिपल दैट ऑफ स्ट्रक्चर इज द प्रिंसिपल बाय व्हिच लार्जर लिंग्विस्टिक यूनिट आर बिल्ट आउट ऑफ स्मॉलर यूनिट। और सेकंड प्रिंसिपल क्या है दैट ऑफ स्ट्रक्चर, वो क्या है, इज द प्रिंसिपल बाय व्हिच
जिसमें लार्जर लिंग्विस्टिक्स यूनिट्स जो हैं वो बिल्डअप होते हैं आउट ऑफ स्मॉलर। ठीक है, बड़े जो लिंग्विस्टिक यूनिट जो है वो बिल्डअप होते हैं स्मॉलर यूनिट में। फॉर एग्जांपल इन द सेंटेंस ऑल मैन आर मोर्टल। ठीक है, अब हम देखते हैं, इनको हम सिमीम भी कहते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर कि अब सेकंड प्रिंसिपल जो है स्ट्रक्चर का, पहले तो हमने देख लिया कि कंट्रास्टिव फीचर क्या है इसका। ठीक है, हम दो जो है फीचर्स के तौर पे देख रहे हैं ना, तो हमने अब कंट्रास्टिव कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ लैंग्वेज जो है वो कंट्रास्टिव फीचर के तौर पे हम देख सकते हैं, जिसमें हम मेल और फीमेल का आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं। अब जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है दैट ऑफ स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इज द प्रिंसिपल जिसमें लार्जर लिंग्विस्टिक यूनिट्स जो हैं उनको बिल्ड किया जाता है स्मॉलर लिंग्विस्टिक यूनिट्स के साथ। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, all men are mortal, we are able to analyze sentence syntactically into its content part। अब हम इसको एनालाइज करेंगे जो है इसको मतलब इस के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इस जो सेंटेंस है उसको सिंटैक्टिकली देख रहे हैं, इसके पार्ट्स, यानी कि इसको डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। ऑल मैन आर मोर्टल। ठीक है, कि तमाम मैन जो हैं वो क्या है, मोर्टल है। द सेमेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल मीनिंग is governed by two linguistic principles, that of contrast and that of arrangement। ठीक है, तो हमने अबव एग्जाम्पल से क्या सीखा, जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है वो बेसिकली दो लेवल्स पे देखा जाता है, नंबर वन कंट्रास्ट और नंबर दो अरेंजमेंट। ये हमने अरेंजमेंट करके देखा, और उससे पहले हमने मैन और वीमेन का जो है कंट्रास्ट करके देखा। दीज प्रिंसिपल्स आर कंपैरेबल टू पैराडिग्मेटिक एंड syntagmatic relation observed in phonological and syntactical analysis। और इन प्रिंसिपल्स को हम ये कंपैरेबल हैं पैराडिग्मेटिक और syntagmatic relation observed in phonological और syntactic analysis। phonological और syntactic analysis क्या होता है, फोनोलॉजिकल बेसिकली फोन्स उनकी आवाज के हिसाब से, उनकी साउंड की प्रोडक्शन के हिसाब से हम देखते हैं, क्योंकि साउंड के चेंज हो जाने से, देखें जैसे कल हमने दो वर्ड्स पढ़े थे सन और सन, SUN सन, SON सन। ठीक है, उन दोनों का एनालिसिस डिफरेंट था। ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ सन को देखते हैं। ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं मिसेस या अरीबाज सन। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मिस अरीबाज सन, तो मिस अरीबा का बेटा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये जो है साउंड प्रोड्यूस होने से जो है साउंड्स तो सेम है लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट है और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट है। इसी तरह सिंटैक्टिकल, सिंटैक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होता है, हम उसको सिंटैक्टिकल एनालिसिस कहते हैं। ये जो हमने किया है ना, ये हम सिंटैक्टिकल एनालिसिस से पहले हम पहले सेंटेंस को इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसका सिंटैक्टिकल एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो सिंटैक्स के अंदर हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और इस तरीके से वर्ड्स को अरेंज करना कि वो सेंटेंस बन जाए जिसके अंदर हम पूरे का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम जो है सेमेंटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, हम इसको सेमियोलॉजी भी कहते हैं सेमेंटिक्स को, और इसके स्मॉलर यूनिट को हम सेमीम कहते हैं। और इसमें क्या है कि हम इनका जो है एनालिसिस देखते हैं सिंटैक्टिक और फोनोलॉजिकल, और फिर हम प्रैग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक रिलेशन देखते हैं जो कि फोनोलॉजिकल और सिंटैक्टिक एनालिसिस में होता है। फिर उसके बाद एसोसिएटिव मीनिंग होते हैं कि हम मीनिंग को एसोसिएट कैसे करते हैं। देखें, पहली बात ये कि हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट रेज होता है, या तो वो कॉन्सेप्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बेस पे रेज होता है जिसको हम डिनोटेटिव भी कहते हैं। हमने कल पढ़ा था ना कि ये कॉन्सेप्चुअल या डिनोटेटिव मीनिंग्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो दो बेसिस पे होते हैं, या तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बेस पे होते हैं, या फिर वो
जो है कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर होता है, ये जो हमने नीचे पढ़ा दैट इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर, जिसको हम सिंटैक्टिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, एक सिंटैक्टिक एनालिसिस है, और ये जो हमने मैन और वीमेन पढ़ा ना, ये हम फोनोलॉजिकल पढ़ते हैं। तो अब हमने दो बेसिस पे देखा कि फोनोलॉजिकल वीमेन एंड मैन, उनको साउंड प्रोड्यूस होने से हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, और हमें ये पता चला कि भाई मैन इज द ऑपोजिट ऑफ द वीमेन। सो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया कि ह्यूमन प्लस एडल्ट माइनस मेल। माइनस मेल क्यों? क्योंकि वो मेल नहीं है, वो ऑपोजिट ऑफ मेल है, और प्लस मेल का मतलब है कि वो मेल ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स देते हैं। अब एसोसिएट करना किसी चीज को, नाउ लेट्स सी कि हाउ टू एसोसिएट थिंग्स विद अदर। The associative meaning of an expression has to do with individual mental understanding of the speaker. मैं अभी आपको एक स्लाइड शो करूंगी एंड लेट्स सी कि हम किस तरीके से वर्ड्स को एसोसिएट करते हैं। The associative meaning of an expression has to do with individual mental understanding of the speaker. They in turn can be broke up into 6 subtypes: connotative, collocative, social, affective, reflective and thematic. जब हम एसोसिएट करते हैं कुछ मीनिंग्स को, तो हम उनको मजीद आगे 6 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको बेटा नोट आ जाता है एसोसिएटिव मीनिंग्स के ऊपर नोट लिखें, यू हैव टू राइट इट। ठीक है, अगर आपको आ जाता है कि कॉन्सेप्चुअल मीनिंग या डिनोटेटिव मीनिंग लिखें, तो आपको ये लिखना है। फिर मीनिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स टोटल। ठीक है, तो अब हम एसोसिएटिव मीनिंग को देखते हैं कि आगे इसकी फर्दर आगे 6 मजीद सब टाइप्स होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले कॉनोटेटिव मीनिंग को देखते हैं। द कम्युनिकेटिव वैल्यू एंड एक्सप्रेशन हैज बीन वर्च्यू ऑफ व्हाट इज रेफर्ड। ठीक है, कम्युनिकेटिव वैल्यू जो है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है हैज बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट इज रेफर्स, तो कि हम किस चीज को रेफर करते हैं। ये जो हम कम्युनिकेट कर देते हैं, तो हम क्या देखें, अगर आसमान पे बिजली चमकी है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे तूफान आने वाला है। तो कॉनोटेट कर दिया ना हमने रेफर कर दिया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एसोसिएट। एसोसिएशन, व्हाट इज एसोसिएशन? एसोसिएशन इज टू रेफर, कि हमने किसके साथ रेफर कर दिया। हमने जो है लाइट्स देखी, हमने ट्रैफिक लाइट्स देखी, हम क्या एसोसिएशन लेंगे विद द, क्या रेफर क्या होगा? वो लाइट्स हमें क्या रेफर करेंगी? व्हाट रेड लाइट वुड रेफर, व्हाट येलो लाइट वुड रेफर। तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख के वैसे ही एसोसिएट कर लेते हैं उनके साथ मीनिंग्स। ठीक है, तो दीज आर द एसोसिएटिव मीनिंग। और फिर आगे इनको हम फर्दर कॉनोटेटिव, कॉलोकेटिव, सोशल और अफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव और थीमेटिक, इन सारे टर्म्स के ऊपर हम इनको डिफाइन करते हैं। तो connotation is the real world value a speaker associate with an expression. तो ये एक रियल वर्ल्ड वैल्यू है, एक जो स्पीकर एसोसिएट करता है एक एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन जो हम एसोसिएट कर देते हैं, उसको एक्चुअली कॉनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। क्योंकि अब हम एसोसिएटिव मीनिंग्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हर चीज या तो रेफर होगी या एसोसिएट होगी। ठीक है, तो स्पीकर एसोसिएट करता है एक एक्सप्रेशन। In other word, it is the meaning above the conceptual meaning. ये conceptual meaning से above है, and it may vary according to culture. हो सकता है ये connotate हम according to culture करें, background करें या society के हिसाब से करें. This connotative meaning can be subjective or unstable. It depends very much on how an individual or society perceives the word. It is the association that we make in our mind of what these lexical terms, items represent. For example, in English, the word dog be may have connotation loyalty. अगर हम डॉग को देखते हैं तो हम क्या कॉनोटेट करते हैं कि वो लॉयल, एक लॉयल जानवर है, तो इस वजह से लॉयलिटी। इसी तरह से फॉक्स को हम क्या एसोसिएट करते हैं, उसके साथ हम क्या मीनिंग एसोसिएट करेंगे कि दैट इज कनिंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स रेफरेंशियल मीनिंग। When we analyze word meaning, we should distinguish two separate concepts called denotative and connotative meaning. जब भी हम analyze करेंगे words को, तो हम दो तरह के मीनिंग्स को देखेंगे। नंबर 1 डिनोटेटिव मीनिंग, जिसको हमने कॉन्सेप्चुअल मीनिंग कहा था। नंबर 1 जो हमने टाइप पढ़ी थी, दैट वाज द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। अभी जो हम टाइप पढ़े, दैट इज कॉनोटेटिव मीनिंग।
ठीक है। तो कॉनोटेशन मीन किसी चीज को, किसी टर्म को हम कहते हैं सिंबलाइज कर देना। तो डॉग इज बेसिकली मेटाफोरिकली सिंबलाइजिंग द कनिंग, ठीक है, अ कनिंग मैन या जो भी है, कनिंगनेस को। तो यहाँ पे कॉनोटेटिव मीनिंग सी डिनोट्स अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बट कॉनोट्स अ सेंस ऑफ डेंजर एंड इनस्टेबिलिटी। ठीक है। सी वैसे तो अगर हम देखें डिक्शनरी टर्म्स में तो हम कहेंगे कि जी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है, समंदर है जी, पानी का एक जो है उसके अंदर मतलब लॉट ऑफ वाटर है, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है। लेकिन हम क्या कॉनोटेट करते हैं सी से? सी से हम डेंजर कॉनोटेट करते हैं, एक सेंस ऑफ डेंजर, एक सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें। वन एस्पेक्ट कंसर्निंग द कॉनोटेटिव मीनिंग इज द सोशल मीनिंग। नंबर टू, एक एस्पेक्ट जो है कंसर्न करते हैं जो हम कॉनोटेटिव मीनिंग, वो सोशल मीनिंग है। समटाइम term stylistic meaning which varies between age group, sex, social class and structure. Dialect की good example. Social meanings भी हम लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, connotative meanings में ही कंसर्न करता है कि हम उसके सोशल मीनिंग्स क्या लेते हैं, जिसमें हम एज ग्रुप, सोशल क्लास, कल्चर, डायलेक्ट कैन बी गुड एग्जांपल। ठीक है, डायलेक्ट भी एक गुड एग्जांपल है कि हम उसके सोशल मीनिंग क्या लेते हैं। आप ये देखें कि आपने रिटर्न ऑफ द नेटिव पढ़ा होगा, वो जो आग जलाते हैं, बॉन फायर करते हैं, वो किस लिए करते हैं? व्हाट आर द कॉनोटेटिव मीनिंग फॉर दैट? बेसिकली वो किसी को बुलाने के लिए, वो अब एक सोशल ग्रुप था जो कि आग जलाता है और वो फिर जो है बॉन फायर करता है। व्हाट इज बॉन फायर? बेसिकली दैट इज समहाउ एक वर्ड क्रिएट हो गया जी, बॉन फायर क्रिएट करना है जस्ट टू, ठीक है। नंबर टू, बॉन फायर से हम एक और भी कॉनोटेटिव मीनिंग जो है वो सोसाइटी के हिसाब से चेंज हो जाता है ना। जैसे कल मैंने आपको काफी सारी एग्जांपल दी थी कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हमारे कॉनोटेटिव मीनिंग चेंज होते हैं। बॉन फायर अक्सर लोग जो है, आप बलोचिस्तान में चले जाएं तो वो बॉन फायर जला के और उसके बाद वो डांस करते हैं और उसके इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि वो झूम रहे होते हैं। अगर उनकी शादियां होती हैं तो वो बॉन फायर जला के फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। तो बॉन फायर इज बेसिकली रेफरिंग टू द हम ये कहेंगे कि सेलिब्रेशन, ठीक है। तो उसके कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है? दैट इज द सेलिब्रेशन और टू कॉलिंग सम और सम ट्रेडिशनल और रिचुअल जो है अगर वहां पे परफॉर्म करना है तो हम बॉन फायर को कंसीडर करते हैं। इट इज अ पीस ऑफ लैंग्वेज दैट कन्वे अबाउट द सोशल सर्कमस्टांसेस ऑफ अ। अब उसके सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, सोशली लेवल पे जो उसको यूज किया जाता है। पेवमेंट इज यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड साइडवॉक इन अमेरिकन इंग्लिश। रेजिडेंस इज फॉर्मल एंड होम इज कैजुअल। इसी तरीके से हम कैजुअल एंड फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज करते हैं। जैसे हमने खुद देखा कि पेवमेंट जो है ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे यूज होती है, साइडवॉक इन अमेरिकन इंग्लिश वो कैसे यूज होता है, रेजिडेंस और फॉर्मल और होम कैजुअल है। ये कल हमने काफी डिटेल इसका पढ़ा था। मैं जनरली आज आपको आसान करके बता रही हूँ कि इन शॉर्ट आपने कैसे लिखना है। उसके बाद इफेक्टिव मीनिंग is what is communicated of the feeling or attitude of speaker writer toward what is referred to. For example, by scaling our remarks according to politeness with the object of getting people to be quiet, we might say either I am terribly sorry to interrupt, but I wonder if you would be so kind as to lower your voice a little. Will you bear up? अब आ जाते हैं बेटा इफेक्टिव मीनिंग। मीनिंग आप पे कैसे इफेक्ट छोड़ते हैं, आपका फंक्शन क्या है, आपकी टोन क्या है, आप बात किससे कर रहे हैं। स्पीकर का बेसिकली यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो ज्यादा मैटर करता है, जिसमें हम इफेक्टिव मीनिंग जो है वो देखते हैं। अब इसमें क्या है, ऑफ द फीलिंग और एटीट्यूड ऑफ स्पीकर या राइटर है टुवर्ड व्हाट इज रेफर टू, किसको वो रेफर कर रहा है। रादर वो फॉर्मली बोल रहा है, इनफॉर्मली बोल रहा है, वो किसी चीज को एसोसिएट कर रहा है, वो हम्बली ट्रीट कर रहा है, वो डांट रहा है, वो किस टोन और किस वॉइस में बात कर रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें यहाँ पे देखते हैं। तो इफेक्टिव मीनिंग के वो कौन सा इफेक्ट छोड़ रहा है टू द लिसनर। एक स्पीकर एक लिसनर के ऊपर जब कोई इफेक्ट छोड़ रहा है हम कहते हैं दैट इज द इफेक्टिव मीनिंग, ठीक है। ऑल क्या वो बहुत खुश है तो वो हुर्रा बोलेगा, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन कर रहा है, अगर वो हम्बली किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, ठीक है। अगर वो किसी को ऑर्डर कर रहा है तो वो क्या बोलेगा। तो इट मींस कि स्पीकर जो है वो इफेक्ट छोड़ा है टू द लिसनर, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि दीज आर द इफेक्टिव मीनिंग और
अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स क्या देखते हैं, देखिए जब भी अब आप क्योंकि लिंग्विस्टिक्स का पेपर सॉल्व करने लगे हैं, जस्ट राइट द डेफिनेशन और उसके बाद आप 4-5 जो है ना एग्जांपल्स लिख दें। आज आपने ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। आई वांट टू सी कि आप सारे किस तरीके से लिंग्विस्टिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि आई एम टेरिबली सॉरी टू इंटरप्ट, but I wonder if you would be so kind as to lower you voices a little. You will you belt up, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नंबर 1 हम क्या कहते हैं, we might say either. अब फॉर एग्जाम्पल, या by scaling our remarks according to politeness with the object of getting people to be quiet, we might say either. अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने रिमार्क्स जो हैं उनको स्केल करें अकॉर्डिंग टू पोलाइटनेस विद के पोलाइट तरीके से, टू बी क्वाइट, ठीक है, कि लोग जो है चुप हो जाएं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आई एम terribly sorry to interrupt but I wonder if you would be so kind as to lower your voice little. तो हम क्या बोलेंगे, हम चाह रहे हैं कि एक मजमा है वो खामोश हो जाए ताकि हमारी बात सुन सकें। और नंबर 2, या तो हम यूं कहेंगे आई एम टेरिबली सॉरी, या आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है, या फिर हम कहेंगे विल यू प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है, विल यू बेल्ट अप। हम इस तरह के वर्ड्स बोलेंगे बिकॉज वी आर रिक्वेस्टिंग। और अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि भाई खामोश होके बैठे, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे शट योर माउथ, प्लीज कीप क्वाइट, हम उसको ऑर्डर करेंगे, ठीक है, इधर बैठ जाओ, सिट डाउन, ठीक है। तो हम क्या है, बीइंग अ टीचर एक स्टूडेंट के साथ हम कैसे बात करेंगे, हम ऑर्डर के तौर पे बात करेंगे। Factors such as intonation and voice timbre, tone of voice are also important here, and there are elements of language such as interjections like, ठीक है। अब इंटोनेशन भी हम इंटोनेशन भी यूज करते हैं, वॉइस टिम्बर, टोन ऑफ वॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्या ऑर्डर करेंगे, ऑब्वियसली टोन ऑफ वॉइस जो है हाई हो जाएगी, लो हो जाए, और अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बड़ा हम्बली ट्रीट करेंगे। तो इसमें इंटरजेक्शंस भी यूज होते हैं, जैसे आहा, ये whose main function is to express emotions. Intonations क्या होती हैं? What is intonation, class? हाँ जी, रईसा और सीमन, इंटोनेशन क्या होती है? देखिए बेटा, सच एज इंटोनेशन एंड वॉइस टिम्बर, ठीक है, टोन ऑफ वॉइस को इंटोनेशन कहते हैं। The definition of intonation is the way the pitch of your voice goes up and down. हम इंटोन करते हैं ना, हमारी इंटोनेशन से ही तो पता चलता है कि हम ऑर्डर कर रहे हैं या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कल से बार बार ये वर्ड्स आ रहा है। An example of intonation is the way your voice raises in pitch at the end of a question, ठीक है। एंड ऑफ द क्वेश्चन हमारी जो वॉइस होती है वो रेज हो जाती है, तो हमारी इंटोनेशन एक्चुअली और टोन ऑफ वॉइस टिम्बर और इंटोनेशन बेटा दोनों सेम ही चीजें होती है, ठीक है। और ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर, और एलिमेंट ऑफ जैसे इंटरजेक्शन, ये देखें इंटरजेक्शन यूज हुए हैं यहाँ पे, तो इंटरजेक्शन जो है वो भी जो है वो यूज। अच्छा जी, उसके बाद है रिफ्लेक्टेड मीनिंग। what is communicated through association with other sense of same expression. So it is the meaning that rises in case of multiple conceptual meaning when one sense of word form part of our response to another sense. रिफ्लेक्ट करना, एक सेंस जो है दूसरी सेंस को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। one sense of a word forms part of our response to another sense, रिफ्लेक्ट करती है दूसरे मीनिंग को। अब यहाँ पे एसोसिएशन है किसके साथ, एक अदर सेंस ऑफ सेम एक्सप्रेशन के साथ। सेम एक्सप्रेशन है लेकिन एसोसिएशन किसी, मतलब इन कम्युनिकेशन थ्रू विद एन अदर सेंस ऑफ, दूसरी सेंस ऑफ सेम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो सेम है लेकिन सेंस अब डिफरेंट है। So it is the meaning जो कि arise करता है in the case of multiple conceptual meaning which one sense of word form part of response to another sense. एक ही, अब यहाँ पे जो कि case of multiple conceptual meanings में raise होता है, जिसमें एक ही sense of word होता है लेकिन वो different form part of our response to another sense.
डिफरेंट सेंसेस में हम उसको रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। एक ही सेंस ऑफ वर्ड है लेकिन रेस्पॉन्स सबका डिफरेंट है। In church service, the synonymous expression "the comforter" it sounds warm, comforting, but the religious context is meaning the strengthener or supporter. ठीक है, एक ही वर्ड है लेकिन वो डिफरेंट मीनिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक ही एक्सप्रेशन है लेकिन वो डिफरेंट वर्ड्स को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफरेंट सेंसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेंस ऑफ वर्ड सीम्स टू बी रब ऑफ ऑन एन अदर सेंस, इसी तरह सेंस ऑफ वर्ड जो है टू रब ऑफ इज ऑन एन अदर सेंस। इसके अलावा हम कौन कौन से मीनिंग्स ले सकते हैं जिसमें हम रिफ्लेक्टिव मीनिंग देखते हैं, और हम क्या क्या रिफ्लेक्टिव मीनिंग, यानी कि इसमें भी हम क्या देखेंगे, एक कंफर्टर जो है, एक कंफर्टर वैसे रजाई को भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि एक ही एक्सप्रेशन है लेकिन हम उसके साथ डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं वो एसोसिएट कर लेते हैं, डिफरेंट जो रेस्पॉन्सेज जो हैं वो एसोसिएट कर लेते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये रिफ्लेक्टिव मीनिंग है। फिर कोलोकेटिव मीनिंग, कोलोकेटिव मीनिंग इज द एसोसिएटिव मीनिंग अ वर्ड acquired in line with the meaning of word which tend to co-occur with it. Both pretty and handsome mean good looking, but they differ in collocative meaning. Pretty often co-occur with girl, women, flower, skirt. Handsome often collocate with boy, man, car, overcoat. Collocate करना, associate कर देना, ठीक है। Is the associated meaning a word acquired in within the meaning of word, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो कि एक्वायर करता है, ऐसे एसोसिएट कर देना एक वर्ड को मीनिंग कि वो जो है एक्वायर इन लाइन विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स व्हिच टेंड टू co-occur with it, जो कि उसके साथ co-occur। both pretty and handsome mean good looking but they differ in collocative meaning, लेकिन वो डिफरेंट है collocative meaning में। pretty often co-occur with girl, women, flower, skirt, etc. handsome often collocates with boy, man, car, overcoat, etc. उसके बाद जो है green ideas sleep fearlessly to more understand the meaning of collocation, इसी तरह से green ideas sleep fearlessly वो क्या है, to more understand meaning of collocation। अब कोलोकेट कर देना किसी मीनिंग को। अब यहाँ पे देखें कि हम जब प्रिटी के बारे में सोचते हैं तो वो प्रिटी हम क्या सोचते हैं कि या तो वो गर्ल है या वो विमेन है, फ्लावर है, स्कर्ट है, तो प्रिटी के साथ हम क्या कोलोकेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे वर्ड्स फ्लावर, स्कर्ट और इसी तरीके से हैंडसम ऑफन कोलोकेट विद बॉय, मैन। खैर कल हमने इससे रिलेटेड काफी एग्जांपल पढ़ी थी। फिर थीमेटिक मीनिंग, ठीक है, it concerns itself how order of words spoken affect the meaning that is installed. If we say I will do it tomorrow, it is a neutral way, ठीक है। अब वो जो है जब हम कहते हैं, अब ये affect the word spoken affect the meaning, ठीक है। अब जो भी वर्ड बोला जाता है वो उसके मीनिंग को इफेक्ट देता है। जैसे हमने थीम्स में क्या पढ़ा, ठीक है, हम जो यूनिवर्सल आइडियाज है उनको कहते हैं कि ये थीम्स है, लेकिन यहाँ पे हम थीमेटिक मीनिंग क्या कि हम कहते हैं ना कि उसका मकसद ये था कहने का, उसका मकसद ये नहीं था कहने का, या वो इस तरह से बात कर रहा था। तो यहाँ पे वो क्या है, नंबर वन, आई विल डू इट टुमारो, ये एक न्यूट्रल वे है। टुमारो आई विल डू इट, कल मैं इसको कर लूंगा। अब ये प्रॉमिस को शो कर रहा है कि Mrs. Bessie Smith donate the first prize. The first prize was donated by Mrs. Bessie Smith. ये हमने थीमेटिकल मीनिंग्स पढ़े थे कि जनाब पहले जो है मिसेस बेसी स्मिथ डोनेट द फर्स्ट प्राइज, कि उसने डोनेट किया फर्स्ट प्राइज, और सेकंड में क्या है, अब इसमें जो फर्स्ट प्राइज है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस हो रहा है, और सेकंड में मिसेस बेसी के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस हो रहा है कि मिसेस बेसी इज द वन हु इज डोनेटिंग द हु इज डोनेटेड बाय द प्राइज, ठीक है। तो certainly these have different communicative value. The active sentence seem to answer what did Mrs. Bessie Smith donate, while the passive sentence seem to answer who donated the first prize. Furthermore, antonym A is the opposite of B. For example, cold is the opposite of warm. Synonym इसी तरीके से अब लेक्सिकोलॉजी में या लेक्सिकल मीनिंग के अंदर हम ये एंटोनिम, होमोनिम, हाइपोनिम रिलेशनशिप्स ये सारे हम देखते हैं। ये कल मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था क्योंकि आगे लेक्सिकल मीनिंग्स था, या इसको हम कहते हैं लेक्सिकल स्ट्रक्चर के ऊपर जो हम मीनिंग्स देखते हैं या लेक्सिकोलॉजी के ऊपर जो हम मीनिंग्स देखते हैं, हम ये
उनको देखते हैं। फर्दर मोर एंटोनिम क्या होता है, हम एंटोनिम पढ़ते हैं ना, सिनोनिम एंड एंटोनिम। एंटोनिम आपको पता ही है, ऑपोजिट वर्ड ऑपोजिट को कहते हैं। फिर होमोनिम जो है वो टू कॉन्सेप्ट्स हैं, ए एंड बी आर एक्सप्रेस्ड बाय द सेम सिंबल। एग्जांपल बोथ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड edge of river are expressed by the word bank. The word has two senses. इसी तरह से होमोनम जो है दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें ए और बी जो है एक्सप्रेस हैं सेम सिंबल से। एग्जांपल क्या है, बोथ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल, और एज ऑफ रिवर जो है वो एक्सप्रेस्ड होते हैं बाय द वर्ड बैंक। ठीक है, और वर्ड के दो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब क्या है, ए और बी दोनों क्या है, सेम सिंबल्स जो है वो शो करते हैं कि हैं तो वो सिंबल्स। ठीक है, लेकिन दोनों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए एज ऑफ रिवर जो है एक्सप्रेस बाय वर्ड बैंक, दोनों के दो सेंसेस हैं। यानी कि ए और बी वैसे देखने में तो हम कहेंगे भाई सिंबल्स ही हैं, ठीक है, लेकिन इनका यूज जो है वो टोटली डिफरेंट है। इसी तरह हाइपोनाइमस, ये बेटा मैं अभी आपको स्लाइड से पढ़ाती हूँ मजीद आगे कि होमोनाइमी और ये सिनोनाइमी और ये क्या होता है। फिर होपो हाइपो हाइपोनाइमस रिलेशनशिप, होमो में सेम होता है, ठीक है, हाइपो में इज अ रिलेशनशिप ऑफ हाइपोनाइम एंड हाइपरोनाइम। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप है जो हाइपोनाइम और हाइपरोनाइम का होता है, जेनेरिक रिलेशन, जीनस स्पेशीज रिलेशन, अ हायरार्किकल सबऑर्डिनेट रिलेशन। ठीक है, ये जेनेरिक रिलेशन है, जीनस स्पेशीज रिलेशन है, एक हायरार्किकल सबऑर्डिनेट रिलेशन है। ए इज अ काइंड ऑफ बी and B is subordinate to B. A is narrower than B and B is broader than A. इसमें हम रिलेशन देखते हैं ए का बी के साथ। ठीक है, हम इसके अंदर देखते हैं कि जैसे यहाँ पे वो कहते हैं ना, जेनेरिक रिलेशन, जीनस स्पेशीज रिलेशन, एक हायरार्किकल सबऑर्डिनेट रिलेशन। ठीक है, इसमें हम कहते हैं ए इज अ काइंड ऑफ बी, ए सबऑर्डिनेट टू बी, ए इज नैरोअर देन बी एंड बी इज ब्रॉडर देन ए। The is a relation denotes what class and object is a member of। ठीक है, और इस आ जो है ये रिलेशन है, डोनेट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस क्लास का मेंबर है। फॉर एग्जांपल, कार इज अ व्हीकल एंड चिकन इज अ बर्ड। अब इसमें जो इज आ है ये एक रिलेशन है जो डोनेट कर रही है, यानी कि कार किस क्लास से डोनेट करती है, वो व्हीकल है। चिकन जो है वो एक क्लास को डोनेट कर रहा है जो कि बर्ड है। तो अब ये रिलेशनशिप, ये इसको कहते हैं हाइपोनाइमस रिलेशनशिप, जिसमें इस आ रिलेशन है। ठीक है, इसमें हम इस आ यूज करते हैं। इट कैन बी थॉट ऑफ बीइंग अ शॉर्ट हैंड वर्ड इज अ टाइप ऑफ when all the relationship is a system or is the system or taxonomy. The generic of option allows you to indicate all the particular types, species, hyponyms of a concept. The specific of option all allows you to indicate the common genus hypernym of all the particular types. ठीक है, इसी तरीके से is a specific of generic of, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं हम इस तरीके से रिलेट करते हैं सेंटेंसेस के दरमियान में लगा के। फिर इनकॉम्पेटिबिलिटी, इट हैज टू डू विद कॉम्पोनेंशन एनालिसिस। अच्छा, ये जब आपका आएगा ना बेटा, फॉर एग्जांपल थीमेटिक मीनिंग्स आपके आएंगे तो यहाँ पे आपने एंड कर देना है। ये जो एंटोनिम हाइनोनिम ये हम अभी नोट से ही करेंगे, ये आप एज सच इसमें आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं अभी आपको, ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। वैसे अगर आपने लिखना है तो बेशक लिख लीजिएगा कि हाइपोनिम, एंटोनिम एंड होमोनिम, होमोनिमी, और फिर इसी तरह सिनोनिम मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग को कहते हैं। तो एंटोनिम के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके जब मीनिंग्स की बात आती है तो 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स आते हैं, जिसको हम दो जो है क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नंबर 1 हमारे जो है ये डिनोटेटिव मीनिंग होता है, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल मीनिंग कहते हैं। और नंबर 2 जो है हम उसको कहते हैं कि ये एसोसिएटिव मीनिंग है। और एसोसिएटिव मीनिंग को हम आगे 6 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। वो 6 टाइप कंप्लीट होगी, आपके 7 टाइप्स पूरे हो गए। ठीक है, 6 एसोसिएटिव के और 1 जो है ये कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, यहीं पे आपके ये सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये जो आखिरी 2 चीजें
इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि फर्दर मोर एंटोनम होमोनम, ये आपको मजीद इसको आप ओमिट कर दें, इनकम्पेटिबिलिटीज को भी रिमूव कर दें, ये जरूरत नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा, बेटा मैं आपको सेमेंटिक्स के बारे में बताना चाह रही थी।